देखिए, दूसरा प्रोविज़न है प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट, किशोर के नियोजन पर प्रतिषेध। ये कानून कहता है कि जो बिटवीन 14 एंड 18 ईयर्स ऑफ एज है उसको वो एडोलेसेंट है, और शेड्यूल में जो भी नाम दिए गए हैं, समझे, इस कानून में एक शेड्यूल दिया गया है और उसमें जो भी मेंशन किया गया है वहाँ एडोलेसेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे। इसमें 3 ही पॉइंट दिया गया है शेड्यूल में। पहला दिया गया माइंस, दूसरा है हैजार्डस प्रोसेस, खतरनाक प्रक्रिया, और तीसरा नाम दिया गया है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज एंड एक्सप्लोसिव। ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक। तो 3 नाम दिया गया है, माइंस, खान, हजार्डस प्रोसेसेज, खतरनाक प्रक्रिया, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ज्वलनशील पदार्थ तथा एक्सप्लोसिव एंड एक्सप्लोसिव। इससे रिलेटेड कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं, पेशा और प्रक्रियाओं, इसमें एडोलेसेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे। यानी एनी एडोलेसेंट शैल नॉट एम्प्लॉय इन एनी ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेज ऑफ द शेड्यूल्ड, यानी कि अनुसूची के किसी भी पेशा तथा प्रक्रिया में किशोर नियोजित नहीं होंगे। एंड देयर आर 3 scheduled employments. First one is mines, second one is hazardous processes, and third one is inflammable substance and explosive. और यही hazardous processes जो था वह पहले जो चाइल्ड एम्प्लॉय होते थे उसमें पेशा और प्रक्रिया के रूप में क्लासीफाई था, पार्ट 1, पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में, वो सब आ जाएगा। तो ये डिसाइड करेगा गवर्नमेंट कि कौन कौन से प्रक्रियाओं को या पेशा को खतरनाक प्रक्रिया माना जाएगा, ये डिसाइड करेगा। तो जनरली जो कारखाना अधिनियम में जो भी है वो सारा ये खतरनाक माना जाता है। तो ये पहली बात कहता है। दूसरी बात कहता है कि ये शेड्यूल में अमेंडमेंट करने का अधिकार, ये शेड्यूल में कौन अमेंड करेगा? तो एक कानून जो पारित करता है वही अमेंड करता है, समझे। तो ये शेड्यूल को अमेंड करने का पावर टू अमेंड द शेड्यूल। अगला प्रावधान है पावर टू अमेंड द शेड्यूल। अनुसूची में संशोधन की शक्ति या अधिकार, तो जो कानून पारित करता है वही संशोधन भी करता है। तो यह कानून सेंट्रल गवर्नमेंट पारित किया है, तो इसमें संशोधन का कार्य भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑफिशियल गजट में पहले नोटिस दे देगी कि हम इस शेड्यूल में चेंज करने जा रहे हैं, और तब जा कर के ये सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज करेगी, ठीक है। तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, चूँकि कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट पारित की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अमेंड द शेड्यूल। अब है कि बहुत शेड्यूल में जैसे अमेंडमेंट होगा बहुत ऐसे नाम इंक्लूड हो जाएंगे, कुछ ऐसे नाम हैं जो एक्सक्लूड हो जाएंगे।
तो अगर नाम इंक्लूड हो गया तो वहाँ से एडोलेसेंट को एबोलिश कर दिया जाएगा, वहाँ उन एम्प्लॉयमेंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, उनको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयर को भी तो टाइम देना है। रैंडम अगर प्रक्रिया कर दे तो एम्प्लॉयर भी अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। तो इसको कानून कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट at least 3 months prior notice समझे कि वो अपने ऑफिशियल गज़ट में कम से कम 3 महीना पहले वो नोटिस दे करके और इस अनुसूची में अमेंड करेगी। तो अमेंड करेगी तो ऐसा हो सकता है कुछ नाम को जोड़ भी सकती है और कुछ नाम को एक्सक्लूड भी कर सकती है। तो हजारस प्रोसेसेस में पहले 18 + 65 83 नाम मेंशन थे, ठीक है। अभी कह दिया सीधे हजारस प्रोसेसेस। तो ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर, कि वो अपने क्षेत्र के किसी भी प्रोसेस को हजारस डिक्लेयर कर सकती है। और कारखाना अधिनियम ऑटोमेटिक हजारस प्रोसेस से डिक्लेयर किया गया, माइंस में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और उसके बाद इनफ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक को भी यहाँ कर दिया। तो अनुसूची में संशोधन करना है तो ऐसा भी हो सकता है किसी नाम को एक्सक्लूड कर दिया जाए या इंक्लूड कर दिया जाए। तो अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो वहाँ अब एडोलेसेंट नहीं एम्प्लॉय होंगे तो उनको एक्सक्लूड करना होगा, हटाना पड़ेगा वहाँ। और अगर कोई नाम हटा रही है, अमेंडमेंट में हटा भी सकती है, तो अगर हटा रही है तो वहाँ अब एडोलेसेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो अगर एम्प्लॉय हो सकते हैं तो 3 महीना उसको टाइम है दोनों की स्थिति में। अगर हटा रहा है अनुसूची से कोई नाम को तो वहाँ एम्प्लॉय करके रखेगा और जैसे 3 महीना बीतेगा वो ऑन जॉब रख देगा। अगर किसी नाम को इंक्लूड कर रहा है तो एम्प्लॉयर 3 महीना में क्या करेगा, चाइल्ड एडोलेसेंट को वहाँ एम्प्लॉयमेंट से हटा देगा। तो इसलिए 3 माह का टाइम दिया गया, यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव एट लीस्ट 3 months प्रायर नोटिस इन द ऑफिशियल गजट शैल अमेंड द शेड्यूल। केंद्र सरकार कम से कम 3 माह पूर्व अपने राजकीय गजट में अधिसूचना देकर के अनुसूची में संशोधन करेगी। अब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई संशोधन करती है, जैसे कोड ही बना, तो कोड बना तो इसके पहले कोई न कोई आयोग या समिति का सिफारिश होता है और उसके आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट स्टेप लेती है। तो यहाँ भी कहता है कि अनुसूची में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को संशोधित करना है तो वहाँ भी कोई परामर्श होना चाहिए। तो उस परामर्श के लिए अगला पॉइंट है, हमारा अगला प्रावधान है, चौथा हो जाएगा ना। अगला प्रावधान है टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तकनीकी परामर्श समिति। टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का कंसेप्ट है। और ये कौन करेगा, ये कंस्टिट्यूट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ए चेयरमैन एंड मैक्सिमम 10 मेंबर्स। एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होंगे, समझे। एज पर नेसेसिटी सब कमिटी में बी कंस्टिट्यूटेड। अभी बोर्ड को पावर हो जाएगा कि अगर ज़रूरत है तो बोर्ड जो है उप समिति का भी गठन करेगी, ठीक है। तो जैसे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड बनाती है या कमेटी बनाती है, उसका हेडक्वार्टर रखती है दिल्ली या कोलकाता या मुंबई। बहुत रेयर है कि दूसरे स्टेट में रहता है, ये मेट्रोपॉलिटन में फर्स्ट रहता है, नहीं तो बहुत रेयर दूसरे जगह है। तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। अब पता चला कि आंध्रा में बहुत चाइल्ड लेबर हैं,
उत्तर प्रदेश में बहुत चाइल्ड लेबर हैं या एडोलेसेंट काम कर रहे हैं हैजार्डस में, समझे। तो ये सब देखभाल करने के लिए वो सब कमेटी बना देगी। तो ये टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को ही ये पावर है कि आप सब कमेटी बनाइए, इन्वेस्टिगेट करा लीजिए, जांच करा लीजिए। अब है कि यही टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगा। ये बोर्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगा और इसी के एडवाइस पर वो अमेंडमेंट करेगी शेड्यूल में, अमेंड करेगी शेड्यूल। द टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड शैल एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडरिंग विच द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अमेंड द शेड्यूल। तो ये यहाँ ये प्रावधान है। अब पार्ट थ्री का नाम है रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। खंड 3 नियोजन का विनियम। अब है कि जहाँ एडोलेसेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया वहाँ काम नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है वैसे एम्प्लॉयमेंट में जहाँ या ऑक्यूपेशन या प्रोसेसेस में जहाँ एडोलेसेंट के एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, प्रोहिबिट नहीं किया गया है, दे शैल एम्प्लॉय, वो नियोजित होंगे। अब अगर नियोजित होंगे तो उनसे कितना घंटा काम लिया जाएगा, उनका स्प्रेड ओवर क्या होगा, उनका रेस्ट इंटरवल क्या होगा, उनका वर्किंग पीरियड क्या होगा, ये सब यहाँ डील किया गया। तो इसमें कुछ प्रावधान इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, देयर आर सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस मेंशन अंडर दिस पार्ट, समझे, विच आर एज फॉलोज। इस खंड में कुछ महत्वपूर्ण मुख्य प्रावधान हैं जो इस प्रकार है। पहला, आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क। आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क। हम लोग पहले देखे थे स्प्रेड ओवर टर्म। स्प्रेड ओवर मतलब समय विस्तृति, कि किसी भी वर्कर को एक दिन में कितना घंटा रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, यानी मैक्सिमम परमिसिबल टाइम लिमिट फॉर एम्प्लॉयर टू रिटेन एनी वर्कर ऑन एनी डे फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी नियोजक को प्राप्त अधिकतम अनुमतिप्रद समय सीमा जो किसी भी श्रमिक को किसी भी दिन कार्य के लिए या नियोजन के लिए रख सकता हो, समझे। तो यही तो कहता है कि एडोलेसेंट किशोर का स्प्रेड ओवर होगा 6 घंटा का, यानी किसी भी किशोर को 6 घंटा से ज़्यादा आप एम्प्लॉय नहीं कीजिए ऑन एनी डे। द एम्प्लॉयर शैल नॉट एम्प्लॉय एनी एडोलेसेंट मोर देन 6 आवर्स इन ए डे। और इस 6 आवर्स में इसी में उसको रेस्ट इंटरवल मिलेगा, विश्राम अवकाश उसको दिया जाएगा 1 घंटा का, 1 आवर का इसका रेस्ट इंटरवल होगा, यानी इंक्लूडेड होगा। यानी मैक्सिमम उससे 5 घंटा काम लीजिए, 1 घंटा रेस्ट इंटरवल दीजिए। और एक कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस वर्क मैक्सिमम करेगा 3 आवर्स। 3 आवर्स मैक्सिमम कंटिन्यूअस काम करेगा। लगातार जो है वो 3 घंटा से अधिक नहीं लीजिए। जैसे मानिए 6 घंटा लेना है तो उसे 3 घंटा लीजिए, 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा लेके छोड़ दीजिए। ऐसा कर सकते हैं 2.5 आवर्स लीजिए, 1 आवर दीजिए, 2.5 आवर ले लीजिए, 2 आवर लीजिए, 1 घंटा रेस्ट इंटरवल दीजिए, 3 आवर्स लेकर छोड़ दीजिए, समझे। यानी रेस्ट इंटरवल के पहले और रेस्ट इंटरवल के बाद नॉट मोर देन 3 आवर्स होना चाहिए कंटिन्यूअस जो है 3 घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये रेस्ट इंटरवल ये है। अब है कि जो उसका एम्प्लॉय करेंगे तो एडोलेसेंट को नाइट में एम्प्लॉयमेंट उसके रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। यहाँ कहता है कि ये जो है वह बिटवीन
between 7 PM and 8 AM इम्प्लॉय नहीं होगा। यानी एनी एडोलेसेंट शैल नॉट इम्प्लॉय बिटवीन 7 PM एंड 8 AM। कोई भी किशोर शाम 7 बजे तथा सुबह 8 बजे के बीच में नियोजित नहीं होगा। ये जो प्रावधान आ गया, ये प्रावधान फैक्ट्रीज एक्ट के बहुत सारे प्रावधान को कंट्रावीन करता है। इसलिए कि फैक्ट्रीज एक्ट में आप देखिएगा प्रोविज़न कि जो एडोलेसेंट होते हैं उनको एज ए एडल्ट एज ए चाइल्ड दोनों काम दिया जाता है, और एज ए एडल्ट है तो उसको 17 साल तक नाइट शिफ्ट में नहीं रखेंगे, रात्रि में नहीं रखेंगे। यहाँ क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि 18 साल वाला को आपको नाइट में नहीं रखना, समझे। और जैसे कोड जो है लागू हो जाएगा तो कोड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसलिए कि ये 2016 में अमेंड हो गया और फैक्ट्रीज अमेंड नहीं हुआ, तो फैक्ट्रीज एक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया है, कोड में मर्ज कर गया है। तो जब कोड अप्लाई होगा तो ये प्रावधान का फिर से फॉलोअप हो जाएगा। अभी इसका फॉलोअप नहीं हो रहा, समझे। फैक्ट्रीज में इसको फॉलोअप नहीं किया जा रहा। अब अगला जो है एक प्रोविज़न है, वह कहता है डबल एम्प्लॉयमेंट और ओवर टाइम वर्क। डबल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि अगर एक दिन में 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, एक दिन में 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उसको हम कहेंगे डबल एम्प्लॉयमेंट। जैसे वो 7 PM टू 8 AM नहीं काम करेगा, कोई बात नहीं है, काम करेगा 8 AM टू 7 PM। हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड ओवर 6 आवर्स है तो 5 घंटा तो काम कर सकता है, 4 घंटे तो काम कर सकता है। तो ऐसा हुआ कि एक जगह 8 AM टू 12 o'clock कर दिया, 8 बजे सुबह से 12 बजे तक काम किया, और दूसरी जगह जो है वो 12 o'clock से या 1 PM से 7 PM तक काम किया। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक 12 बजे तक काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन में, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 1 बजे दिन में गया और 7 बजे शाम तक काम किया। नहीं, इसलिए कि सुबह 8 बजे से 7 बजे के बीच में आपका 11 आवर्स है, तो बीच में 1 घंटा यहाँ रेस्ट ले लेता है, तो इसको कहेंगे डबल एम्प्लॉयमेंट। एक दिन में 2 ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होना या उसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 शिफ्ट में एम्प्लॉय होना, समझे, उसको डबल एम्प्लॉयमेंट, ये रिस्ट्रिक्ट होगा। और दूसरा ओवर टाइम वर्क। ओवर टाइम वर्क यानी मोर देन 6 आवर्स, उसको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। ये दोनों प्रोहिबिटेड है। दोनों प्रोहिबिटेड है, समझे। एनी एडोलेसेंट शैल नॉट एम्प्लॉय इन डबल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर टाइम वर्क, समझे। किसी भी किशोर को दोहरा नियोजन और अतिकाल कार्य। अगला है वीकली हॉलीडे, साप्ताहिक अवकाश, ठीक है। तो एडोलेसेंट को जो है, एडोलेसेंट को भी 1 डे इन ए वीक, सप्ताह में 1 दिन की वीकली हॉलीडे दिया जाएगा। ठीक है। लेट इट कि वह एडोलेसेंट को थर्सडे को दे रहा है, उसको वीकली हॉलीडे दे रहा है थर्सडे को, और थर्सडे को चेंज करना चाहता है। एम्प्लॉयर चाहता है कि थर्सडे के वीकली हॉलीडे को हम चेंज कर दें, हम दूसरे दिन उसको दें।
हम फ्राइडे को दें, संडे को दें, सैटरडे को दें, एनी डे दें, एनी अदर डे। तो कानून कहता है कि आप थर्सडे को एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, एटलीस्ट 3 माह तक थर्सडे को छुट्टी दीजिए, देन आफ्टर आप चेंज करिए। ये अगर थर्सडे को उसका छुट्टी आप दे रहे हैं तो थर्सडे को कम से कम 3 माह तक देना होगा, देन द एम्प्लॉयर कैन चेंज। समझे? यानी कि विदाउट द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स द एम्प्लॉयर कैन चेंज द वीकली हॉलीडे। समझे? अब फिर से मानिए कि 3 माह हो गया, आप चेंज कर रहे हैं, चेंज करके आप थर्सडे को से फ्राइडे कर दिए, अब फिर से चेंज करना चाह रहे हैं फ्राइडे से, तो फिर से कम एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद, तो आप उसके बाद चेंज करना चाहते हैं तो फिर से एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद आप चेंज कर सकते हैं, के बाद आप फिर से यहाँ चेंज कर सकते हैं। यानी जो छुट्टी डिसाइड किए वह छुट्टी उसको दीजिए उस दिन को। अगर चेंज करना चाहें तो उसको 3 माह के बाद ही चेंज कर सकते हैं, 3 माह के पहले नहीं चेंज कर सकते। यानी द वीकली हॉलीडे ऑफ एडोलेसेंट मे बी चेंज्ड बाय एम्प्लॉयर एट लीस्ट 3 मंथ्स इंटरवल, कम से कम 3 माह के अंतराल पर ही परिवर्तित किया जा सकता है। ये नहीं कि इस सप्ताह में किया अगला सप्ताह में चेंज कर, नहीं, आप 3 माह तक उस छुट्टी को कंटिन्यू कीजिए और फिर से दूसरे दिन देना चाह रहे हैं, नो डाउट आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी एडोलेसेंट वर्कर शैल अवेल 1 डे इन ए वीक एज ए वीकली हॉलीडे, द एम्प्लॉयर मे चेंज द वीकली हॉलीडे आफ्टर एटलीस्ट 3 मंथ्स। समझे? कम से कम 3 माह के बाद ही परिवर्तित करेगा। क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे ये लॉजिक होता है कि कोई भी आदमी अपना माइंड सेटअप करता है, पहला चीज़। दूसरा होता है कि कोई भी आदमी अपने जो लाइफ को, डेली लाइफ जो होता है उसको बैलेंस करता है। एकाएक जैसे कभी कभी हम लोग मंडे टू सैटरडे काम करते हैं और संडे आंतरिक इच्छा होती है कि संडे हम वीकली हॉलीडे एंजॉय करेंगे। अब पता चलता है कि संडे वर्क हो गया, कोई काम पड़ गया और ऑफिस जाना है, तो उस दिन ऑफिस तो जाते हैं अंडर प्रेशर, लेकिन वह उस तरह का लाइफ एंजॉय नहीं करते हैं जिस तरह का एंजॉय करना चाहिए। तो इसके पीछे यही कारण है। तो वह एडोलेसेंट जो है वो 3 माह में अपने को बैलेंस करेगा, उसको नोटिस मिल जाएगी कि हमारा चेंज होगा, तो अपने आप को उस तरह से कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। समझे? और जो डेली रूटीन है उस रूटीन में को चेंज करने का प्रयास करेगा कि हमारा चेंज हो सकता है, यही होता है। इस तरह शिफ्ट चेंज की बात आती है तो शिफ्ट भी चेंज किया जाता है कि कोई आदमी केवल नाइट शिफ्ट में काम करे, डे और मॉर्निंग में काम नहीं करे, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। और कोई आदमी केवल मॉर्निंग में काम करे और नाइट और डे में इवनिंग में नहीं काम करे, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। समझे? तो इसलिए ये आदमी को बैलेंस करने के लिए उस हिसाब से अपने को सेट कर ले। समझे? इसलिए ये लॉजिक है। समझे? इस सप्ताह में अगर मंडे को दे रहे हैं, अगला सप्ताह में फ्राइडे को देंगे, तो आदमी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा, अपने रूटीन लाइफ को सेट करने में उसको थोड़ी समस्या महसूस होने लगेगा। इसलिए बंद कर दीजिए इसको बंद कर दीजिए। हाँ, चलिए देखिए, अगला प्रोविज़न है डिस्प्यूट एज टू एज, आयु संबंधी विवाद। ठीक है? तो ये जनरली विवाद नहीं कहा जाता है, लेकिन एक्ट में डिस्प्यूट टर्म यूज किया है तो हम लोग भी डिस्प्यूट करेंगे। ये बेसिकली होता है डिफरेंस। समझे? ओपिनियन में डिफरेंस। समझे? मतभेद होता है, ये विवाद नहीं होता। लेकिन चलिए जो वर्ड यूज किया है उसको हम लोग कर देते हैं। ये होता है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड इंस्पेक्टर। एम्प्लॉयर एंड इंस्पेक्टर के बीच में किसी एडोलेसेंट के एज पर
कन्फ्यूज़न हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, इसके एज पर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। होता है क्या है प्रॉब्लम कि फिजिकल ग्रोथ होता है, हर आदमी का ग्रोथ होता है फिजिकल। कभी कभी देखिएगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर गया लेकिन लगता है मैट्रिक का स्टूडेंट, कभी कभी देखिएगा कि मैट्रिक में है लेकिन लगता है ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है। तो ये फिजिकल ग्रोथ जो है बहुत बड़ा फैक्टर है जो आदमी के एज पर कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो मानिए कि ये कन्फ्यूज़न हो गया इंस्पेक्टर को और वो कहा कि नहीं ये एडोलेसेंट नहीं है, बिलो 14 लग रहा है, 14 से कम लग रहा है, तो 14 से कम का तो एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्ट है, तो आप कैसे एम्प्लॉय कर लिया? नहीं। तो इस तरह का कन्फ्यूज़न हो सकता है एज से रिलेटेड, एडोलेसेंट के एज से रिलेटेड। तो कानून कहता है कि इस एडोलेसेंट को रेफ़र किया जाएगा, कहाँ? तो मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, निबंधित चिकित्सक के पास रेफर किया जाएगा। और ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसके एज को, जो एज सर्टिफाई करेंगे वहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी द एज सर्टिफाइड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी एक्सेप्टेड। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग एज ऑफ एडोलेसेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड इंस्पेक्टर, यदि किशोर के आयु से संबंधित नियोजक एवं निरीक्षक के बीच विवाद हो, मतभेद हो, देन द एडोलेसेंट शैल बी रेफर्ड टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो उस किशोर को निबंधित चिकित्सक के पास भेजा जाएगा। एंड द एज सर्टिफाइड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी एक्सेप्टेड, और निबंधित चिकित्सक द्वारा प्रमाणित आयु ही मान्य होगा। ना इंस्पेक्टर की बात मान्य होगी और ना एम्प्लॉयर की बात मान्य होगी। द एज सर्टिफाइड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी एक्सेप्टेड, वो उन्हीं की बात एक्सेप्ट किया जाएगा। अगला जो प्रोविज़न है वो है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर का। रजिस्टर रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है एम्प्लॉयर को कि एम्प्लॉयर शैल मेंटेन ए रजिस्टर रिगार्डिंग द एडोलेसेंट। ये एम्प्लॉयर मेंटेन करेगा, रजिस्टर। रिगार्डिंग एडोलेसेंट के संबंध में, एडोलेसेंट वर्कर जो हैं उनके संबंध में एम्प्लॉयर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। अब एक रजिस्टर में क्या मेंशन किया जाएगा, क्या क्या चीज़ कम से कम रहना चाहिए मिनिमम? तो इस रजिस्टर में जो है नेम ऑफ द एडोलेसेंट, एज होना चाहिए, आयु, नेचर ऑफ वर्क, कौन सा काम उससे लेते हैं, पीरियड ऑफ वर्क, क्या उसकी अवधि है, कै बजे से लेकर कै बजे तक काम करता है, प्लेस ऑफ वर्क, ये सब चीज़ को उसमें मेंशन किया जाएगा। अगर परमिशन लिए हैं तो परमिशन फॉर वर्क, तो उसके कार्य के लिए परमिशन लिया गया है।
ये सब मेंशन किया जाएगा। और जैसे इंस्पेक्टर साहब आएंगे, रजिस्टर का डिमांड करेंगे, उस रजिस्टर को प्रोड्यूस करना है उनके पास ताकि वह इंस्पेक्शन करें। तो वो एक तरफ प्लेस ऑफ वर्क पर जाकर के एडोलेसेंट वर्कर को देख लेंगे और दूसरी तरफ रजिस्टर देख लेंगे। दोनों मैच है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर दोनों में डिफरेंस है तो उनका क्वेश्चन आगे रेज होगा, क्यों डिफरेंस है? आपका रजिस्टर और एक्चुअल रियल पिक्चर और रजिस्टर दोनों में डिफरेंस है। तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू मेंटेन है। नोटिस टू द इंस्पेक्टर, निरीक्षक को सूचना। जैसे अब एडोलेसेंट वर्कर को आप एम्प्लॉय करता है, एडोलेसेंट वर्कर जो है एम्प्लॉय किया जाता है बाय एम्प्लॉयर, एनी एम्प्लॉयर। अगर कोई एम्प्लॉयर जो है एडोलेसेंट वर्कर को एम्प्लॉय करता है तो यह जो है विदिन 30 डेज, 30 दिनों में, विदिन 30 डेज यह नोटिस देंगे, नोटिस टू द इंस्पेक्टर। अगर एडोलेसेंट वर्कर को एम्प्लॉय करता है कोई भी एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी कानून फिक्स किया कि एम्प्लॉयर जो है विद ए पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर, आज एम्प्लॉय किए तो आज के बाद 30 दिन के अंदर आप इसकी सूचना दे दीजिए इंस्पेक्टर को। और ये जो नोटिस होगा उसमें क्या जानकारी देना है, तो पहला जानकारी कहता है, पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, प्रतिष्ठान का नाम और पता। दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्चुअल मैनेजर, वास्तविक जो प्रबंधक है उसका नाम एवं पता। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेज, पेशा या प्रक्रिया की प्रकृति एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि देना ज़रूरी है तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे बहुत ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि हम रात में नहीं चलाते हैं, हम 8 बजे स्टार्ट करते हैं, 10 बजे रात में बंद कर देते हैं, तो उसमें वो भी मेंशन कर देगा कि हमारा इतना ही बजे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, इतना बजे ऑफ हो जाता है, ताकि जब भी इंस्पेक्टर आएँ तो उसी बिटवीन आ जाएं। तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन देना है। अगर आप किसी भी एडोलेसेंट वर्कर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, देन इट शैल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू गिव नोटिस विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर। इन द नोटिस द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्चुअल मैनेजर, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस एक्सेट्रा शैल बी मेंशन्ड। ठीक है, तो ये आपका नोटिस देना है। इसके बाद अगला जो प्रोविज़न है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी। सिक्स हो जाएगा ना, हेल्थ एंड सेफ्टी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। टोटल 24 सब्जेक्ट मैटर है।
24 विषय वस्तु दिए गए हैं। इसके नाम दिए गए हैं। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में अगर देखिएगा तो उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा उसी सब का नाम दे दिया है, कुछ कम कर दिया है, जो हजार्डस नेचर का है उसको कम कर हटा दिया है। जैसे क्लीनिनेस, सफाई, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डस्ट एंड फ्यूम्स, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन यूरिनल, एस्पीटून, फेंसिंग ऑफ मशीनरी, नहीं ये सब नाम दे दिया है। ओवर क्राउडिंग ये सब नाम दे दिया है। टोटल 24 सब्जेक्ट मैटर उसी में से नाम दिया है, समझे। सेफ्टी ऑफिसर नहीं होगा इसलिए कि यहाँ सेफ्टी ऑफिसर की बातें नहीं आ गया, समझे। तो एक बार किताब पढ़ लेना होगा, ऐसा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगा अगर फैक्ट्रीज एक्ट याद है तो, समझे। 2-4 उसमें से 2-4 इसमें से, मैक्सिमम 6-7 एग्जाम्पल दे देना है, समझे। यानी कि ये 24 सब्जेक्ट मैटर आपका हेल्थ और सेफ्टी फैक्ट्रीज एक्ट है, उसी वही सब रिपीट किया। कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स on this subject matter and implement in their jurisdiction। यानी केंद्र सरकार भी बना सकती है। अगर केंद्र सरकार बना दी तो पूरे देश में लागू हो जाएगा वो नियम। अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार भी बना सकती है, ठीक है। यानी देयर आर 24 सब्जेक्ट मैटर्स रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी हैव मेंशन्ड इन द एक्ट, and it is stated that the appropriate government shall make rules regarding these subject matters and implement in their jurisdiction, समझे, अपने अधिकार क्षेत्र में लागू करेगी। और एग्जाम्पल के रूप में अगर देना है तो वहीं सफाई, कूड़ा करकट का बैसराव, धूल एवं धुआं, ताप, मशीन की घेराबंदी, नए मशीन को ढकना, नहीं इमरजेंसी, ये सब आपको दे देना। तो ये सब दे करके और इसमें ये मेंशन कर देना कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल। अगला पार्ट है मिसलेनियस प्रोविजंस, विविध प्रावधान। विविध प्रावधान का है तो इसमें हम ये लिखते हैं कि सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर दिस पार्ट आर एज फॉलोज। यानी इस खंड में वर्णित कुछ मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पावर टू मेक रूल्स। पावर टू मेक रूल, नियम बनाने की शक्ति। देखिए 2 टर्म होता है, एक नियम बनाना और एक संशोधन करना। तो संशोधन वही करता है जो कानून पारित करता है। यानी इस कानून में संशोधन करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होगा, लेकिन नियम बनाने का अधिकार राज्य को भी दिया गया है। यानी यहाँ कहता है कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल मेक रूल, appropriate government shall make rule regarding, किसके संबंध में, regarding any provision of the act, regarding any provision तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में दोनों हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो पूरे देश में लागू हो जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार बनाती है तो बिहार में लागू होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बनाती है तो उत्तर प्रदेश में लागू होगा, ठीक है। तो वो नियम बना के अपने अधिकार क्षेत्र में लागू करेगी, अपने जुरिडिक्शन में लागू करेगा। अब एक चीज़ जानना चाहिए
कि जब भी नियम बनेगा वह जो कानून में प्रावधान है उससे बेहतर बनाने के लिए ही नियम बन सकता है। उसको खराब बनाना है अगर, तो उसके बिना अमेंडमेंट के संशोधन का नहीं हो सकता। जैसे लेट इट कि मानिए कि इसमें स्प्रेड ओवर था, समय विस्तृति था 6 आवर्स पर डे, एक दिन में 6 घंटा था। तो अगर 6 को 5 कर देते हैं, 6 घंटा को अगर हम 5 आवर्स कर दें, इसको 5 आवर्स कर दें और 6 आवर्स को अगर 7 आवर्स कर दें, तो बेटर होगा कि अगर 6 आवर्स को 5 आवर्स कर दें तो ये बेटर होगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नियम भी बना रही है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि किसके लिए बनाएगी, बेटर करने के लिए बनाएगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये कर सकती है, लेकिन 7 आवर्स नहीं कर सकती है, इसलिए कि 7 आवर्स कर देगी तो वो खराब हो जाएगा, समझे। तो इसी तरह से रेस्ट इंटरवल 1 घंटा का है। रेस्ट इंटरवल हमारा दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि हमारा रेस्ट इंटरवल है, विश्राम अवकाश है 1 आवर, 1 आवर का विश्राम अवकाश है। इसको 1.5 आवर कर दिया जाए और इसको हाफ आवर कर दिया जाए तो यह बेटर होगा। यह जो है वह बेटर होगा। वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर 1 घंटा विश्राम अवकाश मिल रहा है उसको 1.5 घंटा कर दिया जाए, समझे, वह बेटर होगा फॉर द वर्कर्स। उसी तरह स्प्रेड ओवर 6 घंटा था, उसको 5 घंटा कर दिया जाए तो वर्कर के लिए बेटर होगा। तो ये वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर कौन होगा उसके लिए नियम बना सकती है, और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो बना ही सकती है, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी पूरे देश में लागू होगा, और कोई स्टेट बनाता है तो उस स्पेसिफिक पार्टिकुलर उस स्टेट में ये प्रावधान लागू होगा।